नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के बड़े अभियान की, चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव पर घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे कैसे एक बार फिर पेगासस ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। पंजाब में बीजेपी को मिली बड़ी हार को जानेंगे। दिल्ली में क्या है केजरीवाल का जीत का बड़ा कार्ड। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के कुवैत दौरे की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 23 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। परभणी में हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के किसानों ने मंगोलपुर कला गांव में की महापंचायत, सरकार को चुनाव बहिष्कार करने का दिया अल्टीमेटम। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर नहीं थम रहा बवाल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर लिखा पत्र, दोबारा परीक्षा कराने की मांग। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद खराब। कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के अलावा दवाओं की भारी कमी, सवालों में घिरी एनडीए सरकार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस बेहद हमलावर हो गई है। पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए देश भर में 50 से ज्यादा जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 दिनों में कांग्रेस 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार की कारगुजारियों को उजागर करेगी। पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ लंबा अभियान शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह की विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। शाह को सरकार से बर्खास्त करने और माफी की मांग को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर गई है। पार्टी की तरफ से आज देश भर में 50 से ज्यादा जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया गया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी भी तरह से चुनौती देगा तो उसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने जो बयान बाबा साहब को लेकर दिया वो भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने के बराबर है और इसीलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर निरंतर और लगातार कांग्रेस ने ये मांग की है कि अमित शाह अपने शब्द वापस लें और देश से माफी मांगे। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना सहित देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर तीखा हमला किया। यूपी में दलितों के गाँव और मोहल्लों में पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने शाह के बयान के खिलाफ देश भर में 23 दिसंबर तक 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था। इसके अलावा 24 मार्च को देश भर के सभी जिला मुख्यालय पर मार्च निकाला जाएगा। 26 दिसंबर को बेलगावी में कांग्रेस CWC की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 26 दिसंबर 1924 में महात्मा गांधी को बेलगावी में ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसी के चलते 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी की बड़ी रैली होगी। अंबेडकर के अपमान के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, तो ईवीएम को लेकर भी विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा है, ईवीएम में धांधली की बात कहता रहा है और अब ईवीएम को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल लिया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में धांधली की वजह से ही चुनाव जीतती है। और इस बीच वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव पर मोदी सरकार घिर गई है। अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में किया गया दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की उसकी सुनियोजित साजिश का एक और हमला है। खड़गे ने आगे कहा कि इससे पहले मोदी सरकार ने सीजीआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वो चुनावी जानकारी को जनता से छुपाना चाह रहे हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। ये फिर से साबित करता है कि ईसीआई भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के जरिए ईसीआई की अखंडता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।
दरअसल केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, तो मुश्किलें पेगासस को लेकर भी बढ़ती दिखाई दे रही है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को जासूसी का दोषी माना गया है। पेगासस के जरिए 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। भारत में इसकी जांच की मांग उठ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पेगासस मामले में एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट से पेगासस मामले की जांच की मांग उठ रही है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने यह माना है कि पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी की गई है। व्हाट्सएप की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ने अमेरिकी हैकिंग कानूनों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ये दावा भी सच साबित हो गया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए 1400 लोगों के फोन हैक किए गए और इन 1400 लोगों में से 300 से ज्यादा नंबर भारतीय हैं। इस सच के सामने आते ही एक बार फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि भारत में भी गैरकानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर्स को निशाना बनाया गया था। सुरजेवाला ने पूछा कि वो 300 नंबर्स कौन से थे, क्या जानकारी ली गई और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और इसका क्या असर हो सकता है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत में भी सच छुप नहीं सकता और सच ये है कि मोदी सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का अपहरण किया है। दरअसल भारत में पेगासस का मुद्दा 2021 के दौरान चर्चा में आया था। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी पर किया गया था, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जांच में कोई सफलता नहीं मिली और समिति की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर नोट किया कि मोदी सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। लेकिन अब जब अमेरिकी कोर्ट में NSO केस हार गया है, तब एक बार फिर भारत में इसकी पुरानी फाइलें खोली जा सकती है। और क्योंकि NSO पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो केवल सरकार से ही डील करते हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पेगासस के मुद्दे पर मोदी सरकार फंसती दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। एक और चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया। तो कैसे बीजेपी को जनता से मिली निराशा और चुनाव में किसे कहां से मिली जीत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश में 5 नगर निगमों और 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों के रिजल्ट आ गए हैं और जनता ने बीजेपी को साफ तौर पर नकार दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पटियाला में पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जबकि लुधियाना, जालंधर में पार्टी को ज्यादा सीटें तो मिली है, लेकिन बहुमत नहीं मिल सका। वहीं अमृतसर और फगवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन बहुमत नहीं मिला। चुनाव नतीजे कुछ इस तरह रहे कि फगवाड़ा की 48 सीटों में 12 सीटें आम आदमी पार्टी को गई, कांग्रेस को 22 पर जीत मिली, बीजेपी के खाते में 5, अकाली दल को 2, बीएसपी को 1 और 3 सीट निर्दलीय जीते हैं। वहीं लुधियाना की 95 सीटों में कांग्रेस को 30, आप को 41, भाजपा को 19, अकाली दल को 2 और 3 पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं। वहीं पटियाला की 60 सीटों में 45 सीटों पर आप को बड़ी जीत हासिल हुई है और भाजपा को 4 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस और अकाली दल को 2-2 सीटें मिली है, जबकि 7 वार्डों में चुनाव ही नहीं हुए। अमृतसर की 85 सीटों में से कांग्रेस को 43, आप को 24, भाजपा को 9 और अकाली दल को 4 सीटों पर जीत मिली। 5 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। अब बात करें जालंधर की, तो यहाँ की 85 सीटों में आम आदमी पार्टी को 38 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 25 सीटें मिली, बीजेपी के खाते में 19 सीटें गई, बीएसपी को 1 और 2 सीट पर निर्दलीय जीते हैं। नतीजों के मुताबिक लुधियाना और पटियाला में आम आदमी पार्टी का मेयर, जबकि अमृतसर में कांग्रेस का बनना तय है। ये नतीजे बीजेपी के लिए अलार्मिंग माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब मेयर चुनाव के नतीजों में भी तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। ऐसे में जनता बीजेपी से, मोदी सरकार से खासी नाराज नजर आ रही है और अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। पंजाब के नगर निगम चुनाव ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है।
वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनौतियां भरपूर दिखाई दे रही हैं। सभी सियासी दल अभी से मैदान में उतर चुके हैं, अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी एक के बाद एक नई घोषणा कर रही है और अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जीत के लिए बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या है उनका ये दांव, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बता दी है। केजरीवाल ने कहा कि 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण और बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की शुरुआत की है। हालांकि इन योजनाओं का लाभ पाने वालों के लिए एक कंडीशन भी है। इन दोनों योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दिल्ली का वोटर होगा। इस बात की जानकारी खुद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं है। हमारी टीमें घर घर जाएंगी और रजिस्ट्रेशन कराएंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका दिल्ली का वोटर कार्ड होना बहुत जरूरी है और ऐसे में सब लोग अपने वोटर कार्ड तैयार रखें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो वेबसाइट पर जाकर चेक कर ले कि कहीं उनका वोट काटा तो नहीं गया है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग बहुत बड़े स्केल पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आपको किसी योजना का लाभ मिले। बता दें कि केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार की तरफ से महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की थी और वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो राशि बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। आपकी ये योजना काफी अहम साबित हो सकती है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज है तो बिहार में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। एक तो शाह ने नीतीश कुमार को ही चुनौती दे दी, कह दिया कि चुनाव के बाद सीएम तय किया जाएगा, और दूसरा उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद से नीतीश कुमार के रिएक्शन का इंतजार हो रहा है, लेकिन नीतीश खामोश है। तो बीजेपी के नेता लगातार बयान पलटते दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन में 3 बयान सामने आए हैं, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा अभी ये तय नहीं है। जब तय हो जाएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा था कि महायुति में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली थी, इसलिए उसका दावा सीएम पद पर था। शाह के बयान के बाद से ही बिहार जेडीयू में बेचैनी दिखाई दे रही थी और इसे दूर करने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक में कहा कि नीतीश कुमार सीएम हैं और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद ये माना गया कि बीजेपी ने अंबेडकर विवाद के बीच नीतीश के आगे घुटने टेक दिए हैं और शाह ने जो बयान दिया था उस पर बिहार बीजेपी ने सफाई दे दी है। लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने बयान पर 24 घंटे तक नहीं टिक पाए और उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि सीएम पद पर फैसला करने के लिए वो योग्य व्यक्ति नहीं। बिहार में कौन सीएम होगा ये हाईकमान तय करेगा। जायसवाल के इस बयान से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में फंस गई है। 23 दिसंबर से नीतीश बिहार प्रगति यात्रा शुरू कर रहे थे और शाह के बयान के बाद से उन्होंने बीजेपी नेताओं से दूरी बना ली थी, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इन खबरों से बीजेपी हाईकमान टेंशन में आ गया। और अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया है कि एनडीए 2020 की तरह ही चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से शिंदे के साथ खेल किया था उसी तरह से नीतीश के साथ खेल करने की तैयारी में है। अभी नीतीश पर सस्पेंस बनाया जा रहा है और आखिरी समय पर नीतीश से कुर्सी भी छीनी जा सकती है और इसे लेकर जेडीयू में भी चिंता दिखाई दे रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के कुवैत दौरे की। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है। उनके इस दौरे के बीच अब उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। तो पीएम के इस दौरे में क्या कुछ रहा खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। ये अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। दरअसल पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां अमीर के महल बायन पैलेस में उनका स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कुवैत के महामहिम अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ प्रशस्त बैठक हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हमारे देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के अनुरूप हमने अपनी साझेदारी को रणनीतिक स्तर तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी दोस्ती और भी ज्यादा विकसित होगी।
आपको बता दें कि 4 दशक बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। इससे पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था और अब पीएम मोदी ने कुवैत पहुंचकर वहां काम करने वाले भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने बातचीत की और साथ में नाश्ता भी किया। वहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 43 साल बाद भारत का कोई पीएम कुवैत आया है। उनके इस दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पहले से और बेहतर होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।